वो कहते हैं कि बस आज से मैंने तुम्हें छोड़ दिया, छूटता नहीं है। पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 19 ओडीआई क्रिकेट मैचेस खेले थे। एट द एंड ऑफ द डे ये अब कोर्ट का फैसला होगा। हमारे यहाँ तो ये होता है हाफ ऑफ आवर लाइफ वी डोंट नो लाइक हमें क्या करना है। मुझे समझ में आ गया था कि हॉलीवुड में द टाइड्स आर टर्निंग एंड आई वांटेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। टैंकर माफिया के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। जेल चौरंगी पर खौफनाक हादसे के बाद मुश्तइल अवाम ने 5 टैंकर फूंक डाले। अफसोसनाक हादसे में गुलशन रशीद नामी शख्स जाबहक। पुलिस की वाकई की इन्वेस्टिगेशन जारी। मुस्तफा कत्ल केस में मुकामी अदालत का बड़ा हुक्म आ गया। कब्र कुशाई की दरखास्त मंजूर कर ली। कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का भी हुक्म दे दिया। 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी की हर सू धूम, बड़ी टीमों की आमद का सिलसिला जारी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड पाकिस्तान पहुंच गया। आज कराची में भी इफ्तिताई सेशन होगा। जेएफ थंडर की घन गरज से आसमान गूंजेगा। चावल की आलमी मंडी में पाकिस्तान की बड़ी जीत। भारत को मुंह की खानी पड़ गई। बासमती चावल पाकिस्तानी ब्रांड करार। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी मसनूआत तस्लीम कर लिया। जल्द आलमी मंडियों से फैसला पाकिस्तान के हक में आने का इम्कान। फैसले से राइस एक्सपोर्टर्स को क्या फायदा होगा, प्रोग्राम में बात होगी। और नापा से रारा तक का सफर। अदाकारा हानी तलहा रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से एमए की डिग्री लेने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गईं। ड्रामास, थिएटर्स और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली मारूफ अदाकारा आज होंगी दुनिया बोल है में मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नो बखैर रागले भली करी आया। वश अदके दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सादिया साहब से और मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सुहाना, बहुत ही आउटस्टैंडिंग हुआ होगा। और यकीन जाने के जितने एक्साइटेड हम हैं आज कराची में बैठ के, उतने बाकी लोग भी होंगे, क्योंकि टुडे इज गोइंग टू बी द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी ऑफ कोर्स। और हम एंजॉय कर रहे होंगे और शाम में भी एंजॉय कर रहे होंगे, लाइव भी एंजॉय कर रहे होंगे। सो यू गाइस हैव टू वॉच थंडर, JF-17 थंडर उड़ रहे होंगे जनाबे आली। बिल्कुल बिल्कुल। दिस गोइंग टू बी आई गेस द फर्स्ट टाइम, या यस, किसी भी यू नो ओपनिंग सेरेमनी में इस तरह से। आई डोंट नो इफ अराउंड द वर्ल्ड ऐसा हुआ है कभी या पहले नहीं हुआ, राइट? मेरे ख्याल से सुपर बोल वगैरह में, सुपर बोल वगैरह में, लेकिन उसमें भी दे वर लाइक दोस एक्रोबैटिक जेट्स, नॉट द फाइटर जेट्स। यस, इट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग। यस, तो चलिए इस पे तो हम आगे चल के बात करेंगे ही, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे उस अहम केस से कि जिसने इस वक्त पूरे पाकिस्तान की हेडलाइंस में जगह बनाई हुई है। मुस्तफा कत्ल की बात कर रहे हैं। इसमें मुकामी अदालत की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने मकतूल की कब्र कुशाई की दरखास्त मंजूर कर ली है। कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए कह दिया गया है। तो ये तमाम तर मामला आपने देखा कि किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। और यू नो पहली तो सादिया ये चीज़ कि किस तरीके से उनके घर से तमाम तर चीज़ें मिली, इसमें हमें नेगेट नहीं करना चाहिए उनके वालिद का किरदार। आपने देखा उनको वो किस तरीके से एनिमेटेड होकर पहले कमरा अदालत पहुँचने की उन्होंने कोशिश की, उसके बाद उन्होंने जो है वो पुलिस से मुठभेड़ भी की। इस पे हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। नादिर साहब, एक ऐसा केस है ये कि जो बहुत ही शॉकिंग है। इतनी सारी चीज़ें उसके घर से निकल रही हैं, मतलब कि स्नाइपर राइफल से लेके राउंड्स तक, और फिर कत्ल भी हो जाता है, जला भी दिया जाता है। अब तक कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? आप लोग किस नतीजे पे अब तक पहुंचे? देखिए, नतीजे पे तो नहीं पहुंचे, इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। सीएम साहब ने, आईजी साहब ने और जितने भी आला अहदेदारान हैं उन्होंने एक ही दहानी कराई है कि साफ और शफाफ तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा इस केस को। कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि शायद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो ASI थे, उनकी तरफ से कुछ कोताही का बताया गया था, तो उनको भी मुअत्तल किया गया और भी दीगर अफसरान को मुअत्तल किया गया जहाँ जहाँ से कोताही के शिकायत आई थी। पर देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये अब कोर्ट का फैसला होगा। कोर्ट के सामने पुलिस का काम है केस प्रेजेंट करना। फिर एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट फैसला करेगी इस केस के ऊपर कि
क्या कितना कसूरवार है, कौन कसूरवार है। एक बेसिक लॉ होता है दुनिया भर में, उसको माना जाता है कि जब तक कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग होता है तो उस पर तजिया करना कोई मुनासिब नहीं होता, क्योंकि उसको सब जुडिस मैटर करार दिया जाता है। जब एक दफ़ा केस का फैसला सुनाया जाए तो उस पर तमाम मैं आप सब बैठ के इस पर तजिया कर भी सकते हैं, और फिर उसके बाद एक लीगल उसका रिकोर्स भी होता है। पर लेट्स वेट एंड सी कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचती है। बिल्कुल ठीक है, केस पर नहीं, लेकिन केस से थोड़ा पीछे चले जाते हैं। जब ये केस के बारे में पता चला और उसके बाद एक लंबे अरसे तक इस पे कोई पेशरफ नहीं हो पा रही थी, फिर उस शख्स यानी उस बच्चे या लड़के के घर पहुंचा गया, वहाँ से पता चला कि जो उसके पास असलहा है, थोड़ी सी चीज़ें अनफोल्ड हुई और बाकी सारी जो डिटेल्स आई हैं वो डिटेल्स हैं जो पहले निकाली जा सकती थी, जैसे इस बच्चे का दूसरा दोस्त, उसका फ़ोन, उसकी डिटेल्स, एक खातून का इसमें मौजूद होना, फिर अब आके पता चलना कि इंटरपोल से उनसे भी जानकारी ली जाएगी। सो ये सारी इन्वेस्टिगेशन भी पहले हो सकती थी, जिसके ऊपर उनकी वालिदा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये हमेशा तकरीबन हर केस में होता है, जो इन्वेस्टिगेशन का जो अर्ली प्रोसेस, जो इनिशियल प्रोसेस होता है, वो बहुत स्लो है। देखिए, जब से ये केस रिपोर्ट हुआ था तब से तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पहले तो ये एक मिसिंग पर्सन का केस था, क्योंकि पहले तो जाहिर सी बात है नहीं पता था कि इसका लड़के का कत्ल हो चुका है या कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। पहले तो शुरू में तो एज ए मिसिंग पर्सन केस इन्वेस्टिगेट हो रहा था। फिर बाद में जब लीड्स मिली हैं तो पुलिस फौरन हरकत में आई है। उन्होंने रेड भी किया है इस शख्स के घर पे। वहाँ पे उनको रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ा है, बल्कि एक डीएसपी साहब उनके ऊपर गोली भी चली है, जख्मी भी हुए हैं। तो पुलिस ने तो आई थिंक बहुत अच्छी तरह हैंडल किया है। हालांकि सामने अगले जो बंदे हैं उनके पास गार्ड्स थे, असला था, और उन्होंने पूरी रेजिस्टेंस का शो किया, मगर पुलिस ने प्रोफेशनली वहाँ पे रेड करके तमाम एविडेंस वहाँ से कलेक्ट किया है। वहाँ पे ब्लड सैंपल्स मिले हैं। जो मुस्तफ़ा है उसके फ़ोन के रिकॉर्ड्स निकाले हैं, और भी दीगर अफराद के फ़ोन का रिकॉर्ड्स एक्सेस किए हैं। तो पुलिस तो आई थिंक अभी इस वक्त तो बहुत अच्छी तरह से केस को परसू कर रही है। अच्छा, इसमें गौल साहब एक चीज़ और मैं इस केस से मुतालिक आपसे पूछूंगा, और फिर एक और मामला वो भी आपके साथ डिस्कस करना है। अब इसमें चीज़ें एक तो ये कि मनशियात इतनी बड़ी तादाद में, और उसका बाप अपने मुंह से कह रहा है कि हाँ भाई मेरा बेटा इस्तेमाल करता है और अगर वो नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। एक तो चीज़ ये, दूसरी ये कि अब वो किसी बिलाल टेंशन नामी एहलकार का नाम भी ले रहा है। तो यू नो एज गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन आप अश्योर करेंगे कि अगर इसमें पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट होती है अलेज्ड मुबैना, तो उसको भी जाने नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल 100% सीएम साहब ने इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह किया है और बहुत स्ट्रिक्ट बयान दिया है इस पे कि कोई भी अफसर, चाहे वो पुलिस का हो या किसी और इदारे का हो जो सिंध गवर्नमेंट के मातहत हो, उसकी तरफ से अगर कोई भी किसी भी किस्म की कोताही नाअहली अगर प्रूव होगी तो बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन लिया भी जाता है। जो जिस तरह मैंने ऑलरेडी अर्ज़ किया कि एएसआई को भी फ़ौरन मुअत्तल कर दिया, और भी एक दो अफसरान है उनको वहाँ से मुअत्तल किया गया फ्रॉम द ड्यूटी। तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और सीएम साहब ने तो ये भी बोला है कि जैसे सस्पेंड तो एक बहुत छोटी सज़ा होती है, सीएम ने तो कहा है कि अगर कोई पुलिस अफसर भी पाया जाए इसमें इन्वॉल्व तो उसको टर्मिनेट किया जाएगा। तो टर्मिनेट से बड़ा तो कोई सज़ा आई डोंट थिंक होता है। मगर एक आपने अच्छी बात डिस्कस की, जो उसके वालिद कह रहे हैं, सीना तान के कह रहे हैं कि मेरा बेटा नशे का आदी है। ये तो बड़े अफसोस की बात है, और अल्लाह माफ़ करे माशरा हमारा कहाँ किस तरफ पहुँच गए। जब एटलीस्ट मैं 20-22 साल का था, अगर खुदा ना खास्ता मेरे पेरेंट्स को इस तरह की कोई बात पता चलती मेरे बारे में, तो मुझे तो शायद खुद ही जाके वो पुलिस के ऊपर हैंड ओवर करके आते हैं, और कुछ नहीं तो किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके भेजा जा सकता था। ये जो नशे के आदी हो जाते हैं लोग, वहाँ पर फिर आपको स्क्रैच से ही स्टार्ट करना पड़ता है। Yes. आपके चैनल की तवज्जो से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज के जो माँ बाप है, खुदारा अपने बच्चों को, अपने घर के माहौल को थोड़ा देखें। जो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो इस तरह की जो चीज़ें वो घर के माहौल से होती है। हर जगह तो हुकूमत नहीं घुस सकती ना, आपके घरों में तो हुकूमत नहीं घुस सकती देखने के लिए कि भाई आपका बच्चा नशे कर रहा है या नहीं कर रहा है। नादिर साहब चले, लेकिन एक जगह जहाँ पे हुकूमत का अमल दखल हो सकता है, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, और क्योंकि आप मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कराची का एक और देरीना मसला वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सर। और वो ये कि ये जो हैवी ट्रैफिक अब ये दर्द सर बन रहा है, और ये हम इसको हल क्यों नहीं कर पा रहे समझ में नहीं आ रहा। हालांकि हुकूमत ने एम्बार्गोज भी लगा दिए, रूल्स भी बना दिए कि आप इतने बजे से लेके इतने बजे तक निकलेंगे। कल रात को एक और वाक़या आ गया, और वाक़यात तो इससे पहले होते रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि वाक़या हो जाता है, उसके बाद अब
लोगों का रद्दमल आ रहा है। पहले तो मुझे बताएं कि क्या आप लोग समझते हैं कि ये लोगों का रद्दमल है या अभी भी पॉलिटिकली एजिटेटेड ही मामला लग रहा है? देखिए, लोगों का भी एक हद तक ज़ाहिर-सी बात है रद्द-अमल है, बिकॉज़ अगर कराची के शहरियों को तकलीफ़ हो रही है तो उनका रिएक्शन तो आएगा। और देखें, एक पीसफुल तरीके से या जो आपका एक आईनी हक है आपका इज़हार राय का, उससे तो हमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। बट एक जब पॉलिटिकल लीडर ने एक बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया, तो उसके ऊपर उसके बाद जो फिर माहौल बना कि आग लगाया जाना शुरू हो गया डंपर्स को, तो लॉ एंड ऑर्डर तो किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और उसके बाद कानून हरकत में आई और उस पॉलिटिकल लीडर को जो इंतशार फैलाना चाह रहे थे, अब कराची के अंदर इस तरह की गुंजाइश नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लें, या माजी की जो सियासत है 90s और अर्ली 2000s की जो सियासत है, जहाँ पे एक दहशत का माहौल बना दिया गबूर साहब, जाता मैं था आपकी पॉलिटिकल मैं आपकी पार्टीज बात की तरफ से, बिल्कुल वो चीज़ समझ तो रहा अब हूँ। नहीं की जा सकती। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन इजाज़त इस चीज़ की भी नहीं है कि कराची के लोग उनको इस तरीके से रौंदा जाए सरेशाम, सुबह में, रात में, जिस टाइम भी। अभी जब लोग बच गए थे तो उसके बाद अब संडे की बात है कि वाटर टैंकर शेख-ए-हसन में अपार्टमेंट में घुस गया था। तो प्रॉब्लम यह है सर कि लोगों का ये कहना है, लोग अब इस पे सोशल मीडिया पे इज़हार कर रहे हैं, आपकी भी लोगों से बात हुई होगी और डाउन अंडर यू नो इट, कि उनका ये कहना है कि चलिए नज़र आतिश किया गया, अमलाक है, अवामी अमलाक है, नहीं जलाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लिया, बहुत अच्छी बात है। उस शख्स की हलाकत पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? या उस वालदैन जो मर गए थे मिलेनियम मॉल के सामने, या कोरंगी में जो लड़का मर गया था, उस पे सबसे पहले ये चीज़ क्यों नहीं आती कि फ़लाँ फ़लाँ मिनिस्टर ने या फ़लाँ फ़लाँ हुकाम ने इनके मरने का नोटिस लिया है? और लोग तो डिस्करेज होंगे ना कि जब वो उन साहब को मुजरा के साथ देखेंगे कि जो ये बबांगे दोहल कह रहे थे, अगर कुछ हुआ तो मैं कराची बंद कर दूंगा। मैं, आपको पता है मैं महसूर साहब की बात कर रहा हूँ। सो आपको नहीं लगता अब ये डुअल स्टैंडर्ड हो रहा है, इस वजह से लोगों का मजीद रद्देमल आ रहा है? नहीं, देखिए, नोटिस तो हमने लिया है, तो उसके बाद हमने सख्ती लाई है। और देखिए, अगर कानून होने के बावजूद भी कोई कानून तोड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब कानून है कि कोई भी हैवी ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा 11 बजे से पहले, तो कोई भी अगर ट्रक पकड़ी जाती है तो उसको ड्राइवर को अरेस्ट किया जाता है और ट्रक को या हैवी व्हीकल को इम्पाउंड कर दिया जाता है। पर देखिए, दुनिया भर में कानून होते हैं, फिर कानून तोड़ने वाले भी होते हैं। जब कानून तोड़ा आप जाता है तो ठीक उस कह पर रहे हैं, एक्शन लेकिन लिया नादिर जाता साहब है। नहीं होता। होता ये है, हादसा होता है, ड्राइवर फरार हो जाता है, ड्राइवर का ना अता होता है, ना पता होता है, ना पता चलता है बाद में कि उसके पास तो लाइसेंस भी नहीं था, और फिर उसके ऊपर भी कोई आवाज़ नहीं आती कि ठीक है हम उस बंदे को ढूंढ रहे हैं, हम उसको, क्योंकि जो मारता है ना वो तो मारते ही ट्रक में से निकल के भाग जाता है या कंटेनर में से निकल के भाग जाता है, और बाद में कई कई दिन पता नहीं चलता उस शख्स का कि वो कहाँ से आया, कहाँ फरार हो गया। और फिर जो एसोसिएशन के लोग हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो तो बोलते हैं कि जी ठीक है, इनके लाइसेंस हमारे पास इसलिए होते हैं क्योंकि हम फॉर द वेरिफिकेशन अपने पास रखते हैं। नहीं, देखिए, जाहिर सी बात है, हुकूमत का काम है कानून नाफिज करना, पर कानून तोड़ने वाले भी उतने ही मौजूद होते हैं दुनिया भर में। चाहे आप यूरोप ले लें, लंदन, अमेरिका ले लें, कानून वहाँ पे भी होते हैं, मगर ज़्यादातर लोग कानून फॉलो करते हैं और कानून फॉलो करना भी चाहिए। पर कानून तोड़ने वाले भी अनफॉर्चुनेटली होते हैं। जब कानून तोड़ा जाता है तो कानून हरकत में आती है, फिर हुकूमत हरकत में आती है। अब ऐसा तो आप नहीं बोल सकते कि खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट होता है तो फिर हम एक क्लीन चिट दे देते हैं कि हाँ भाई कोई बात नहीं, आपने एक्सीडेंट कर दिया, आप घर जाए आराम से बैठे। अब बंदा भाग जाता है तो जाहिर सी बात है पुलिस तलाश करने की कोशिश करती है, जहाँ बंदा पकड़ा जाता है उसको अरेस्ट भी किया जाता है, उसको कोर्ट के सामने पेश भी किया जाता है। अब ऐसे तो नहीं होता ना कि कानून एक बंदे को पकड़े, अरेस्ट करे और उधर ही गले से लटका दे। हमारा काम है अरेस्ट करना, फिर प्रेजेंट करना कोर्ट के सामने, फिर एंड में कोर्ट से उनको क्या किस तरह बेल मिल जाता है या छूट जाते हैं वो एक अलग बात है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ये दूसरे सूबों से भी आते हैं, दूसरे तो सूबों जाहिर से, सी बात है कबूल जहाँ साहब, पे दूसरे एक्सीडेंट सूबों होता से है तो तो क्या दूसरे मुल्कों से भी आ रहे हैं। लेकिन थैंक यू सो मच कबूल साहब, इस बात के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इस वादे के साथ आप जाएं कि अब कोई और इस तरह का वाक़या या हादसा ना हो। ऑल्दो के सड़क पे जब टैंकर आते हैं हादसा होते हैं, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप कंफ्यूज लग रहे हैं, आप कंफ्यूज लग रहे हैं। मैं ये आपसे वादा कर सकता हूँ कि जहाँ पे भी पकड़ा जाएगा ऐसा शख्स, तो हम उसको इस तरह क्लीन चिट देके नहीं छोड़ेंगे, उसको हम कानून के सामने, अदालत के सामने पेश करेंगे।
कंफ्यूज्ड आप ना हो, हुकूमत हर जगह नहीं खड़ी हो सकती, सीएम साहब खुद जाके रोड पे हर वक्त मौजूद नहीं हो सकते। यानी कि CM गबूल साहब देखें, बात कंफ्यूजन की बिल्कुल भी नहीं है। बात सिर्फ इस चीज़ की है कि 100 लोग मर गए हैं जनवरी से लेके अब तक। मैं कंफ्यूज हूँ और मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि उन लोगों को हम जाके क्या कहें कि जिनके प्यारे मर गए नागहानी, किसी को पीछे से आके किसी ने कुचल दिया, किसी को आगे से किसी ने मार दिया, उनको वो कहीं रोटी लेने जा रहे हैं। उनको आप यही कहें कि हुकूमत ने कानून बनाया है, जहाँ जहाँ पकड़े जाते हैं इस तरह के ट्रैफिक ऑफ द आवर्स 11 बजे से पहले, उनको गाड़ियों को इम्पाउंड कर दिया जाता है। मगर जहाँ जहाँ पुलिस नहीं मौजूद होती, जाहिर सी बात है, अगर ये जो लोग जो ट्रक ड्राइवर्स कानून तोड़ रहे हैं, आप सिटीजन पुलिसिंग करें, आप वीडियो बना के फ़ौरन फ़ोन करें, 15 पे कॉल करें, जो पुलिस हुकाम है उनको आगाह करें कि भाई यहाँ पे हमने गाड़ी देखी है, तो फिर पुलिस का काम है आके उनको रोकना। यहाँ पे गबूल साहब, ये जो है ना हमें बड़े मसले की तरफ लेके जा रहे हैं। जहाँ पुलिस नहीं है फिर वहाँ पर सेफ सिटी कैमरास होने चाहिए, फिर वहाँ पर सीसीटीवी होने चाहिए, वहाँ से पकड़े। लेकिन बहरहाल आपके वक्त क्या बहुत तेजी से लगना शुरू हो गए हैं और आई होप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, चलें बिल्कुल ठीक है। होप के कि उस वक्त तक मजीद 100 लोग ना चले जान से। बहुत शुक्रिया नादिर गबूल साहब हमारे साथ थे। और ये एक ऐसा मामला है जो अब शैतान की आंत की तरह लंबा होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसका एंड होना चाहिए। लोगों के अंदर नजर आ रही है, दैट्स वन थिंग। एंड ऑब्वियसली यू कांट टेल पीपल कि भी आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आपके प्यारे यू कांट टेल पीपल कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो, यू कांट टेल पीपल कि आप कंफ्यूज ना हो। बिकॉज फर्स्ट कीजिए खुदा ना खास्ता आज किसी के भी घर से बंदा जाता है ना, तो वो उठ के वही रिएक्शन करेगा। वी आर नॉट प्रोमोटिंग इट, लेकिन उसके जहन में चीज़ यही होगा, मेरा बंदा गया है। तो इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करने के लिए। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक। फैसल, आपको और मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स को याद होगा कि जब अमल उमर केस हुआ था जिसमें बच्ची की जान चली गई थी फायरिंग के नतीजे में, उसके बाद उसकी जान यूं गई कि दर दर उसके वालिद उसे लेकर फिरते रहे और अस्पताल में उन्हें इलाज मैसर नहीं हुआ। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप किया था और फिर असेंबली में जाके ये बिल पास किया गया कि इस तरह का कोई भी केस होगा, हर इदारे यानी हर अस्पताल, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, वो पाबंद होगा कि जो इनिशियल मेडिकेयर है वो ज़रूर फराहम कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर वो सिलसिला रुका, वो कंटिन्यू नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन की क्या, जैसे आप कह रही हैं, क्या है, इसी पर हम बात कर लेते हैं। साबिक सूबाई वज़ीर सेहत से डॉक्टर साद खालिद न्याज़ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सुबह खैर। डॉक्टर साहब, इम्प्लीमेंट हो रहा है इस पे या फिर नहीं हो रहा? देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला एस्पेक्ट ये था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये परेशानी होती थी कि ऑब्वियसली एक पुलिस का जो असेसमेंट होता है और जो उसकी जो सिलसिला होता था, वो एक ऑब्स्टिकल था इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर ट्रीटमेंट। तो वो जो है, एक तो उसका एस्पेक्ट वो है कि वो उन्होंने उसको ओवर रूल किया है कि आप इलाज कर सकते हैं बगैर किसी उसके पुलिस के असेसमेंट के या उनके जो सिस्टम होता है उसके बगैर। वो जो सबसे बड़ा जो एक मेरे ख्याल में ऑब्स्टिकल था वो ये था ऑन द प्राइवेट सेक्टर। दूसरा जो था वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने इसमें ये कहा है कि हम कॉस्ट को बेयर करेंगे, आप ट्रीटमेंट करें, जो भी इनिशियल असेसमेंट और इनिशियल जो उसका triage या जो उसका इनिशियल ट्रीटमेंट है वो आप करें, ताकि पेशेंट की लाइफ को जो है ना, वो जो खतरा जो इस केस में हुआ था कि आप इलाज नहीं कर रहे और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाने का जो मामला था, वो भी अब खत्म हो गया। कितना इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है मुझे इसका मेरे पास कोई ऐसे फिगर्स नहीं है कि, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी वो ये पुलिस वाला मामला था, जो कि अब नहीं है। तो ऐसा कोई चीज़ अभी सामने तो नहीं आई है इस तरह, लेकिन आई एम श्योर अभी भी ये पूरी तरह से तो इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। डॉक्टर साहब, आपको ये लगता है कि आगे चल के ये मामला फाइनेंसेस पर आकर भी किसी तरह से रुक सकता है? क्योंकि सिर्फ पुलिस मामला नहीं है, हर एक जो शख्स आएगा, जाहिर है किसी को अगर इस तरह का कुछ भी हो जाता है, अब हो सकता है उसके पास पैसे नहीं है। अब प्राइवेट इदारे तो पहले रकम लेते हैं और उसके बाद आगे काम होता है। तो ऐसे केसेस में क्या श्योरिटी किस तरह से हुकूमत की होगी, और क्या ये प्रोसीजर लेट होगा कि जी आप किसी से हमारी बात करवाएं फिर हम इलाज शुरू करेंगे, पैसे मिलेंगे नहीं, ऑल दैट? नहीं, इसमें इस सबसे आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये एक बहुत बड़ा मसला, इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक इसके जो है ना गलत इस्तेमाल का भी मामला मौजूद है, ज़ाहिर है लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं।
और हमारे कुछ अगर अच्छा एक लॉ आया है, एक अच्छी चीज जो आई है, अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वो लोगों के को फायदा पहुंचाएगी ओवरऑल। अगर उसको अब्यूज करना शुरू किया या उसके साथ कोई गलत चीज हुई तो फिर जाहिर है वो एक और मसला हो जाता है। गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ, बड़ा अच्छा कदम बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी कोई अभी तक कोई ऐसा मेरे इंफॉर्मेशन में नहीं है कि गवर्नमेंट के पास जो है ना पेमेंट की बात आई हो और गवर्नमेंट ने मना कर दिया हो या इस तरह का कोई सिलसिला अभी तक, मतलब कोई हेल्प डेस्क बनेगा इस पर, पहले वहाँ कॉल कर लिया जाए, इस तरह की सिचुएशन को हैंडल किया। हेल्प डेस्क से बेहतर एक कॉन्टैक्ट नंबर से ज़ाहिर होना चाहिए जो कि दैट शुड बी एक पूरे प्रोविंस के लिए हो या एक शहर के लिए हो, इस तरह का कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे उन्होंने 1122 का कहा है। बिल्कुल। तो अगर एक दफ़ा वो एम्बुलेंस में लेके आ रहा है कोई हॉस्पिटल के अंदर तो वो ट्रीटमेंट तो शुरू होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा तो ये तो मरीजों की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को कम से कम आप लोगों तक पहुँचाएं या गवर्नमेंट का जो अगर कोई हेल्थ डिपार्टमेंट तक पहुँचाएं। जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एब्सोल्युटली, मैंने केस में सबकी जिम्मेदारी बराबर है। डॉक्टर साद खालिद नासब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और हमारे साथ बने रहने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका हमारा साथ जो होने जा रहा है ना, वो होने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार किस्म का टूर्नामेंट पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है। आफ्टर 1996 के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आईसीसी इवेंट होने जा रहा है। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? दो जनरेशंस है, उन्होंने तो पाकिस्तान में ऐसा कोई इवेंट नहीं देखा। साल तक उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान में इस तरह का कुछ होने। मुझे याद है 1996 फाइनल जो कि लाहौर में खेला गया था। उस वक्त शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो हैंडिंग ओवर द ट्रॉफी टू राना टोंगा, वो मेरा पहला हार्ट ब्रेक था बेसिकली क्रिकेट में। चैंपियंस सॉरी वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल, और सारे के सारे इतने बड़े लेजेंड्स, उससे मजबूत टीम उससे और कौन सी हो सकती थी मजबूत। और फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे। दिल टूटने का सिलसिला तो फिर उस वक्त शुरू हो गया ना। 99 के बाद देखना बंद कर दी थी। आई वाज लाइक आई एम डन विद क्रिकेट, बट देन इट केम बैक। यस, ट्रस्ट मी। ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि वो कहते हैं कि बस आज से मैंने तुम्हें छोड़ दिया, छूटता नहीं है। और यही हाल क्रिकेट का भी है। खैर, तो जनाब क्रिकेट के बड़े महामुकाबले में जो नेशनल स्टेडियम में आज इफ्तिताही सेशन होगा और इसमें पाक फिजाइया के तैयारे शानदार फ्लाई पास करेंगे। जिसको टिकट मिलेगा ठीक, नहीं तो वो घर से बैठ के देख लेगा, जहाज तो कहीं से भी नजर आ जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और सब के सभी एक्साइटेड हैं, आप बताइए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं एंड टीम को लेके कितने ज़्यादा होपफुल हैं? आपको लगता है टीम इज़ इन गुड शेप बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, टीम इज़ इन द गुड शेप। आपको पता है जब ऑस्ट्रेलिया और खास करके साउथ अफ्रीका सीरीज़ खेली गई थी जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, तो लोग कहने लग पड़े थे कि वन ऑफ द फेवरेट्स है फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन जब आप इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, मुझे पता है ज़रूर लोगों को शिकायत हैं स्क्वाड जो सेलेक्ट किया गया। मुझे भी उस चीज़ में है कि यार जो स्क्वाड सेलेक्ट किया गया वो क्या चैंपियंस ट्रॉफी को डिफेंड करने में टाइटल कामयाब होगा, लेकिन यही स्क्वाड अब इसको बैकअप भी करना है। बस शिकायत थोड़ी सी मुझे ये ज़रूर थी कि एटलीस्ट जो लड़के आपने रखे थे, चाहे वो उस्मान खान की बात करें, फ़हीम अशरफ की बात करें, खुशदिल को तो आप चांस देते रहे, तो बेहतर था कि आप ट्राई नेशन सीरीज़ में भी देते, तो कम से कम आपका एक कॉम्बिनेशन जो उनसा बन जाता, आपको समझ आती कि क्या कॉम्बिनेशन राइट पैच के अंदर हम उतार सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ ये थी कि बहुत सालों के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान ऑर्गेनाइज करने वाला है। उसके बाद आपको पता है वर्ल्ड कप जो क्वालिफायर्स है फीमेल का, वो भी पाकिस्तान को मिल चुका है। फिर उसके अलावा पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसने अपना जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 19 ओडीआई क्रिकेट मैचेस खेलने थे, सबसे ज़्यादा क्रिकेट आपने खेली है। तो आपके पास एक अच्छा, मैं कहता हूँ, एक प्रैक्टिस सेशन भी आपको मिल चुका है विकेट्स के ऊपर। आपको बेहतर पता है एज कम्पेयर टू डिफरेंट टीम्स कि आपकी टीम क्या होनी चाहिए यहाँ पर इन होम कंडीशंस में। अल्लाह करे कि अच्छी परफॉर्मेंस हो। न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच बड़ा कल तगड़ा होगा और ये लिटरली मैं कह रहा हूँ जो मैच जीतेगा वो ग्रुप स्टेज को भी डिसाइड ऑलमोस्ट करेगा, बेशक वो पहला मैच नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी ऑल्सो होपिंग टुवर्ड्स दैट ओनली। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल या फिर कितना आसान होगा? हैविंग सेड दैट, अभी पिछली जो हमारी परफॉर्मेंस रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और दूसरा ये कि बैटिंग में आई एम सेइंग लाइक एकदम से डोमिनोज इफेक्ट जो हमें नजर आता है व्हेन लाइक द प्लेयर्स आर गोइंग, दे जस्ट ऑल गोइंग।
वो क्या है? इज इट लैक ऑफ दैट कॉम्बिनेशन दैट यू वर सेइंग, या फिर वो कॉन्फिडेंस है? मसला क्या है? हमने इतनी क्रिकेट भी खेल ली है। देखिए मसला सबसे बड़ा आपका है, आपके जो मैंने बात की ना कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो अपना कॉम्बिनेशन जो आपने डिस्टर्ब किया, तो वो आपको नजर आता है कि पूरा का पूरा असर वो आपकी बैटिंग पे भी, यहाँ तक बॉलिंग यूनिट के ऊपर आ रहा है। अगर बैटिंग की आप बात करें, फिर मैं कहता हूँ कि था जब आपके पास अब्दुल्ला शफीक मौजूद था, तो आपने अचानक ही उनको टीम से ड्रॉप कर दिया था। आपके पास स्पेसिफिकली जब मैं चले उसकी बात करता हूँ, इमामुल हक की बात करता हूँ, 41 के करीब उसकी एवरेज थी। अब जो भी मामला हुए उसकी वजह से आपने उसको टीम से ड्रॉप किया। आपके पास साइम अयूब ऑल्टरनेट आया, साइम अयूब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैंने कहा ना शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी क्या होती है कि हम लोग बहुत जल्द अपने जो एक आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है उसको आप भूल जाते हो, आप उसको साइड लाइन में रखते ही नहीं हो। आप साइम के साथ चले, आपको जेन में नहीं था कि यार खुदा न खास्ता आगे जाके पता नहीं क्या मामला होते हैं, अगर हुआ तो हमें शायद कोई ना कोई ऑल्टरनेट हमें डालना पड़ेगा यहाँ पर प्लेयर, आप वो नहीं कर सके। और आपको नजर भी अब आ रहा है कि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब नजर आता है। मिडल ऑर्डर की आप बात करें तो मिडल ऑर्डर के अंदर जो सारा दारोमदार है वो बाबर के इर्द गिर्द घूमता था। आपने उसको ओपन के अंदर लाके तो मिडल ऑर्डर के अंदर मैं कहता हूँ ज्यादा प्रेशर इस वक्त डाल दिया। अगर खुदा न खास्ता बाबर जल्दी आउट होते हैं तो क्या पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो आपको नजर आ रहा है कि क्या वो सस्टेन कर सकेगा? तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन है। फिर आप बात करते हैं, जब आप फायर पावर की बात करते हैं, आखिरी 10 ओवर की बात करूं या 15 ओवर की बात करूं, पाकिस्तान का मसला ही है। पाकिस्तान का 15 ओवर से लेकर तो आप 35 ओवर की बात करें, पाकिस्तान का जो बैटिंग का रन रेट है वो बहुत ज्यादा नीचे ग्राफिकली गिरता है। उसके अलावा बॉलिंग के अंदर भी आपको इश्यू नजर आता है कि आपके पास विकेट टेकर बॉलर आपको नहीं नजर आता। तो पाकिस्तान प्रॉब्लम ये जो आप ये जो बात कर रहे हैं कि मिडिल ओवर में फायर पावर, और यहीं तो हम दुनिया से पीछे हो रहे हैं कि जहां पे क्लासन्स एंड हार्दिक पांड्याज एंड मैक्सवेल्स आर कमिंग एट 5 and 6 and even 4, 5, 6, जो कि अगर आप यू हैव गॉट योर 4 chips डाउन, उसके बाद भी फायर पावर आर्सेनल आपके पास इतना होता है इन टीमों के। हमारे पास हमें क्या आर्सेनल दिया है ना, चलें लगी लिपटी छोड़ते हैं। मैं खुशदिल शाह से एक्सपेक्ट करूं कि वो आएंगे और इवन 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेलेंगे। फ़हीम अशरफ से एक्सपेक्ट करूं कि वो आएंगे और इवन 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेलेंगे। सो हमारे पास वो जो लैकिंग है, अब कहना पड़ेगा कि चले मेरे ख्याल से हम इफ्तिखार के पास वापस चले जाएं। एटलीस्ट अगर वो 3 मैचेस में फेल हो रहे थे, चौथे मैच में एटलीस्ट उनका 100 स्ट्राइक रेट से 40 में 40 तो आ रही थी ना। तो मेरे पास ये होप है ही नहीं इस वक्त। मैंने देखिए यही तो बात की ना, हमारा मसला है कि हम बहुत शॉर्ट टर्म पे जाते हैं, हम लोग करते ही नहीं। आज देखें ना, अगर मैं भी बैठ के यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मुझे पता है बहुत से लोग बात करेंगे तनकीद, लेकिन तनकीद नहीं है। देखें हमारी ही टीम है, जीतती है। कल को उस्मान खान ही परफॉर्म एग्जाम्पल कर जाता है तो हमसे खुश कोई नहीं होगा, हम वही बात करेंगे यार उस्मान खान ने बड़ा जबरदस्त खेला है, क्योंकि पाकिस्तान की आखिर जीत जो सी है वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन मसला ये है कि आपने साल पहले या 6 महीने पहले तैयारी नहीं की बैकअप प्लेयर्स की। आप इफ्तिखार की बात करें, मैं खुद इस चीज पे हैरान था कि इफ्तिखार ने ऑस्ट्रेलिया जाके कंडीशंस में आपको परफॉर्म करके दिया, बहुत सी कंडीशंस में उसने आपको परफॉर्म करके दिया। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो बेसिकली एक कैरेक्टर के लिए आपने रखा होता है कि वो जाके फायर पावर दिखाता है, अपना स्ट्राइक रेट अगर उसको 8 गेंदें भी मिलती हैं, 8 गेंदों में वो आपको 3 भी छक्के लगा दे तो अपना पूरा का पूरा स्ट्राइक रेट आपका वो बराबर कर देता है, 4 भी छक्के आपको लगा दे। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स आपके पास होते हैं। मसला ये है कि खुशदिल शाह की बात करें, फहीम की बात करें, इनसे आपके पास ऑल्टरनेट बहुत अच्छे। अगर मैं कहूँ, अगर ऑलराउंडर की बात करें, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल आपके पास था, मुझे नहीं पता उसको टीम से क्यों ड्रॉप किया गया। मेरे ख्याल से उनकी इंजरी का शायद कोई आमिर जमाल की, आई डोंट नो इफ इंजरी प्रोन और समथिंग लाइक दैट। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो बेस? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो मुझे भी अपडेट थी कोई ऐसा मामला नहीं था उनकी इंजरी का। अब रिजवान भी कह चुके हैं जी उनको बहुत ज्यादा मौके दिए गए कि हमारा जो बेस्ट सूटेड अपना जो कॉम्बिनेशन। अगर फहीम की एवरेज की बात करूं, आपको पता है उसकी एज सच कोई इंप्रेसिव एवरेज नहीं है, चाहे वो बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की। फिर मसला ये कि आप 2 साल के बाद गैप के बाद आप पाकिस्तान टीम के अंदर आ रहे हो। आपने पिछले मैच में भी देखा होगा, सिर्फ 2 या 3 ओवर करवा के उनको हटा दिया गया था, पता लग रहा था कि वो रिदम में नजर नहीं आ रहे। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपने डिस्टर्ब किया है, ये तो अनफॉर्चुनेट मामला है। लेकिन पाकिस्तानी टीम में देखें पाकिस्तान टीम का आपको पता है कि ऑन अ लाइटर नोट, जब भी इनको आप अंडररेट करें या जब भी बुरा भला कहें, जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाती है, फिर बंदा खुद ही कहता है कि भाई आज के बाद कुछ गलत बात नहीं करूंगा। क्योंकि आपने पिछले मैच के अंदर भी देखा, इससे पिछले मैच की बात मैं कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका की, कि पाकिस्तान जिस तरीके से उन्होंने बाउंस बैक किया, रिजवान सलमान अली आगा ने एक पार्टनरशिप भी बड़ी तगड़ी यहाँ पर बनाई थी। फिर बहुत अरसे के बाद आपको नजर आया कि आपका जो ओपनिंग स्टांस है वो कम से कम उसने 90 को टच किया था, 90 रन की बात करो पावर प्ले के अंदर। तो बहुत सी चीजें पाकिस्तान की पॉजिटिविटी में गई हैं, लेकिन
अल्लाह करे चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान आपको पता हर कोई कहता है अगर जेलफ वो स्पॉट हो वन जाए मोमेंट डाउन वन मोमेंट अप वाली बात होती है ना। अच्छा, अगर ओवरऑल अगर मैं चलें आप जरा बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं, हमारे पास मिडिल ओवर्स के सबसे कामयाब हारिस रऊफ ही रहे हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी उनका बहुत ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस रही, बट इट्स नाउ पाकिस्तान की पिच है, ऑस्ट्रेलिया की पिच नहीं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो हम कह रहे हैं कि हमने साउथ अफ्रीका में ये कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में कर दिया, उसकी अब 50% क्रेडिट दें साइम अय्यूब को कि वो ऊपर से जब मारे थे तो हम उसके से जीत रहे थे, हमारे पास वो नहीं है। नाउ कमिंग टू अ बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी 145 पे अगर शेप अंदर आता है और 135 पे शेप अंदर आता है, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। शाहीन का ड्रास्टिकली चीज़ जो है पेस वो नीचे आया है, ऑल्दो कि उन्होंने कोशिश की ऊपर लाने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डेथ ओवर्स में शाहीन का मसला आज से नहीं, साल, 1.5 साल, 2 साल से हो चुका है कि जहाँ पहले 5 ओवर में इस परफॉर्मिंग वेल, आखिरी में आके वो इतने रन दे देते हैं, यहाँ भी हम मार खा रहे हैं। सो बॉलिंग यूनिट आपको कैसा लग रहा है? इज इट दैट सेम यूनिट कि जिस पे हम रिलाई कर रहे थे कि ओ माय गॉड क्या कर देंगे? ऑल राइट। और सैयद अवैस जो है वो जो उनसे हमारा डिस्करेक्ट। अच्छा, एक और भी चीज़ हो रही है हाँ। फैसल, व्हाट आई एम लुकिंग एट इज कि हमारे ब्रेक थ्रूज नहीं आ रहे। हम कहते हैं ना कि जी हमारा सबसे बेस्ट पेस अटैक है, 10-10 ओवर में सिर्फ एक विकेट गिरी है, 15 ओवर में भी एक ही विकेट गिरी हुई है, पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हो पा रही है, फिर आप रन्स भी नहीं रोक पा रहे हैं। एक आप कंटेन कर पा रहे हो ना, अगर आप कंटेन भी नहीं कर पा रहे तो मुझे वो भी समझना है कि भाई व्हाट इज हैपनिंग देयर। मतलब 28 पर एक विकेट गिरती है, उसके बाद अगली विकेट 100-150 नहीं गिरती है, क्यों नहीं गिर पा रही? अगर आपके दो पेसर जो 145-135 के ऊपर गेंद करा रहे हैं, like अगर वो प्रेशर नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, then what's the point? And I think pace is not the problem anymore with the batsmen now, ना? पेस इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इट्स द वेराइटीज बेसिकली, इज द वेरिएशन। और उसमें मुझे ना इंजमाम बहुत, आई मिस हिम एज अ कैप्टन बिकॉज जिस तरीके से ही वाज रिवॉल्विंग हिज बॉलर्स अराउंड, क्या ही बात है। चले, ये भी एक वजह है, ये भी एक वजह है। चले हमें ब्रेक ले लेते, क्योंकि क्रिकेट तो एक ऐसा मौजू है कि जिस पर आप जितना बात करते जाएं वो कम है, लेकिन अब ब्रेक का वक्त आ रहा है, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, मजीद बातें करेंगे, हमारे साथ रहिए। कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। आई एम होपफुल कि आपने कर ली कॉफ़ी अपनी खत्म? आई हैव डन। आई एम लाइक लॉट ऑफ पीपल मे बी दे आर डन विद देयर ब्रेकफास्ट, एंजॉय एंड ऑल दैट। 10:25 हो रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, लेट आई थी तो अब जब अपनी खत्म होगी तभी तो ख्याल आपको आएगा लगता है कि अभी तक लोगों ने नाश्ता नहीं किया होगा? हाँ, देयर कैन बी मेनी, लाइक टॉकिंग अबाउट कराची, हर एक का अपना अपना रूटीन है। क्या चले ठीक है। अच्छा, कराची में मैंने भी आई डोंट नो द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान इज लाइक हॉटर और नॉट हॉटर एनीमोर, बट देन टॉकिंग अबाउट कनाडा मुझे याद आ गया, वहाँ बहुत बर्फबारी हो रही है। तो आपको कनाडा क्यों याद आया? क्या हुआ ऐसा वहाँ पे? यार एक हादसा पेश आया एंड इट इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड। यू नो, कनाडा के शहर टोरंटो में पेसन एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान उलट गया, टर्न्ड अराउंड। इस वक्त इंफॉर्मेशन ली जा रही है और पुलिस के मुताबिक ज्यादातर मुसाफिर तैयारे से बाहिफाजत उन्होंने इवैक्यूएट कर लिए हैं। हाँ बिल्कुल, और अब तक तो खैर सारे निकाल ही ले होंगे, लेकिन एक और भी उसकी फुटेज है, वो जो अंदर से निकाल रहे हैं ना, वो जहाज बिल्कुल उल्टा पड़ा हुआ है और किस तरीके से। अच्छा, वैसे कहा यह जाता है कि जहाज की जो सबसे क्रूशल, ये देयर यू गो, हम अंदर से अगर इसको दोबारा से अगर प्ले करें, हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से अंदर से लोगों निकाला जा रहा है। सबसे क्रूशल जो मोमेंट्स होते हैं ऑफ अ फ्लाइट, वो या तो टेक ऑफ होता है या तो लैंडिंग होती है। वो टेक ऑफ और लैंडिंग ही सबसे मुश्किल होता है, और ये लैंड करते हुए, लेकिन ये फिसला होगा ना, मतलब कि ये दिस इज एयरपोर्ट। अच्छा, जब मैंने पहली बार ये फुटेज देखी, मैं समझा कि किसी फ्रोजन लेक पे इसने उतार दिया है या समथिंग लाइक दैट, बट इट्स एन एयरपोर्ट। इतना शदीद मौसम है वहाँ पे कि एयरपोर्ट पूरा जम चुका है। सो और उसकी वजह से वो स्लिप हो रहा है। चल, अच्छी बात यह है कि most of the people they were able to वो save, evacuated, everyone is safe। चले, ये एक अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हम अपने शो में अक्सर पाक भारत मुकाबलों के हवाले से ना आपको बताते रहते हैं, और उसमें होता भी यही है कि पाकिस्तान जो है वो जीत रहा होता है, लेकिन पिछले दिनों भारत जो है उसने एक और काम किया था, और वो ये किया था कि जो बासमती चावल है ना, उसने अपने नाम से पेटेंट कराने की कोशिश की थी, इवन जो पाकिस्तान का चावल था उसको। लेकिन हुआ ये कि उनको पड़ गई मात, और इंटरनेशनल राइस मार्केट ने, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बड़ी फतह हासिल कर ली है। बिल्कुल, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ने इसे बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी मसनूआत के तौर पर तस्लीम कर लिया है, और अब ये एक्सपेक्टेशन इससे ये है कि EU की
जानिब से भी जल्द ही कोई फैसला सामने आ जाएगा और उसमें भी पाकिस्तान को जीत होगी। अच्छा, ये जो चालाकी भारत ने इस पूरे सिनेरियो में करने की कोशिश की थी, होता कुछ ये है कि वहाँ भी ऑब्वियसली बासमती चावल की पैदावार होती है और ये कोई जंग अभी की नहीं है फैसल, दिस बिन गोइंग ऑन सिंस इयर्स एंड इयर्स और अब तो ओवर 2 डेकेड्स हो गए। और पहले तो माना जाता था, इससे पहले जब ये मुद्दा शुरू हुआ था ना, तो यूएसए में इसको यूएसए की पैदावार के तौर पे बेचा जा रहा था टेक्सास के अंदर। देन फिर पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर जंग की एंड दे स्टूड बाय, भाई ये हमारी प्रोडक्ट है। फिर इतनी जंग की आपस में लड़ पड़े। हां, फिर उसका नियत खराब हो इंडिया सेड कि जी ये तो पाकिस्तान की भी है, हमने सारा बिजनेस लेकिन फाइनली इसको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की हद तक तो पाकिस्तानी चावल तस्लीम कर लिया गया है। हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद हैं जावेद जिलानी साहब, खामोकाम चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और आप दुबई में भी मौजूद हैं गल्फ फूड शो में, तो उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन कितनी बड़ी फतह ये पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का ब्रांड है अब ये बासमती चावल, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वहाँ पे इसको पाकिस्तानी प्रोडक्ट के तौर पे अब तस्लीम किया जाएगा। कि कितनी बड़ी ये चीज़ है, इससे कितना फ़ायदा होने जा रहा है हमें? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अभी दुबई में गल्फ फूड के अंदर बैठा हुआ हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा काम करके निकले और एक्सपोर्ट बढ़े पाकिस्तान की। और जो डॉलर की शॉर्टफॉल काफ़ी सालों से चल रही है, उस पर हम कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करें। और दूसरी बात जो आपने ये कहा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने अप्लाई किया था कि हमारी ये प्रोडक्ट है और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी वर्किंग और अच्छी प्लानिंग के बाद क्योंकि उनको जो यहाँ से पाकिस्तान से जो डेटा प्रोवाइड किया गया कॉमर्स मिनिस्ट्री से या हम लोगों से, तो उसमें ये प्रूफ हो गया है कि ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, इंडिया की नहीं है। ये यकीनी तौर पर अच्छी बात है और ये एक मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल स्ट्रगल रही होगी आपकी एसोसिएशन के लिए भी। पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इस हवाले से, जहां तक न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया तक की बात है, बिकॉज अभी ईयू वाला मामला अटका है। एक ये, दूसरा मुझे आपसे ये पूछना था, अभी कल ही इंडिया की जानिब से दोबारा ये क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान जो है वो झूठी खबरें फैला रहा है और इस तरह कुछ नहीं हुआ है। सो उस पर भी थोड़ी लाइट शेड कीजिएगा। देखिए, मसला ये आ रहा है कि अभी मेन केस तो चल रहा है ईयू के अंदर और ये हम वहाँ पे फाइट कर रहे हैं, काफ़ी 4 साल से केस चल रहा है, 3 साल से, और उस पर फाइट हो रही है। तो इसकी वजह से हम मीडिया में भी इसको कम लेके आते हैं क्योंकि कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा फोकस ये रख रहे हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। सही। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन वही शेयर करें जो आगे जाके नुकसान देना हो। अच्छा, अब इसमें मुझे ये बेसिकली देखा जाए, सर जी देखा जाए तो ये प्रोडक्ट नहीं है, हम इसको प्रोडक्ट नहीं गिना, ये पाकिस्तान की पहचान है। पाकिस्तानी चावल की खुशबू ये पाकिस्तान की पहचान है। ये धरती से मट्टी की खुशबू है जो किसी भी दुनिया में किसी भी चावल में नहीं है। ये हमारे बड़ों की दुआएं हैं या बुजुर्ग जो गुजरे हैं यहाँ पे पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, उनकी मट्टी के अंदर जो मोहब्बत है, ये प्रोडक्ट उसको रिएक्ट करता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो पाकिस्तानी चावल की खुशबू दुनिया की सबसे अच्छी चावल की खुशबू है। अब ये इंडिया कोशिश कर रहा है कि ये प्रोडक्ट हमारी है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठाएं तो 1960 में भी पाकिस्तान से मिडल ईस्ट के अंदर चावल एक्सपोर्ट होता था बासमती। जब इंडिया का एक्सपोर्ट उठाएंगे तो 1967 मेरा ख्याल है उनका फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट किया था उन्होंने बासमती में। अच्छा, तो इस हिसाब से तो केस बहुत इजीली जीत जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा ठीक कह रहे हैं, बल्कि जब इन्होंने मध्य प्रदेश एंड ऑनवर्ड्स और रियासतों को भी बासमती चावल पैदा करने की इजाजत दी खुद विद इन द इंडिया, तो उनकी अपनी भी ये रिजर्वेशंस थी कि दीगर रियासतों से उस तौर का या उस क्वालिटी का चावल वो निकाल भी सकते हैं जिसे वो बाद में बासमती क्लेम करे। अच्छा, ये बता दीजिए कि अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस है एज फार एज यू सेइंग कि ईयू में जो जीत है वो ज्यादा मायने रखती है? नहीं, वही मेन चीज है और इसका थोड़ा बहुत हमको फायदा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का उसमें जरूर होगा और इंशाल्लाह ईयू वाले में भी हम लोग ही विक्ट्री करेंगे क्योंकि ये हमारी पहचान है। हम अपनी पहचान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। टीटीएफ हमको सपोर्ट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बात इज्जत की आ गई है। ये एक ट्रेड नहीं है, ये कोई एक्सपोर्ट डैमेज होने वाली बात नहीं है, ये इज्जत की बात है, ये हमारी पहचान है, आइडेंटिटी बिल्कुल ही है।
अच्छा, एक तो चीज़ ये सर कि ये भी बताइएगा कि एक तो चावल वो प्रोडक्ट था कि जिस पे हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस थी, दूसरा ये जो पिंक सॉल्ट है वो उस पर भी एक बहुत बड़ा इशू है। मैं चाहूँगा उस पर भी आप थोड़ा सा बताएं कि वो तो इंडिया धड़ल्ले से खुलेआम पाकिस्तान से निकलता है और उसके बाद इंडिया मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट लगा के लेबल लगा के उसको बेचता है। एक तो ये भी बताइए, और दूसरा ये, आप इस वक्त गल्फ फूड शो में मौजूद हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो है वो डिस्प्ले हुई हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, और कितना एक्सपेक्टेड है वहाँ से कि हम भी वहाँ से कुछ अच्छा फ़ायदा हासिल कर सकें? तो गल्फ फूड के अंदर ये 17 से 21 दुबई के अंदर हैं और टीडेप के थ्रू 44 स्टॉल मिले हैं हमको, और बाकी प्राइवेट सेक्टर ने भी काफ़ी, यानी टीडेप लीप के मेंबर्स ने प्राइवेटली भी काफ़ी स्टॉल लगाए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है चावल के यहाँ कम से कम आपको 100 कंपनीज के स्टॉल यहाँ मिलेंगे। और कल फर्स्ट डे था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी पार्टिसिपेट आए, और मेरा ख्याल है जिस तरीके से ये आज और कल यानी 18-19 ये पिक डेज होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान यहाँ से अच्छे ऑर्डर्स लेगा। बेसिकली इन स्टॉल का मकसद ये होता है कि आप कनेक्शन आपकी जो है जो इंटरनेशनल वाइड है कि वो यहाँ पे विजिट करते हैं, तो उसके हिसाब से कल का दिन बहुत अच्छा रहा, काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और कल इसकी ओपनिंग सेरेमनी भी थी। पाकिस्तानी एम्बेसडर जो दुबई में है वो उन्होंने यहाँ पे ओपनिंग किया, हमारे स्पेशल पाकिस्तानी जो टीडेप के वो इसकी सेरेमनी भी की, ओपनिंग सेरेमनी। ठीक जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हम एक्सपेक्ट यही करते हैं जिस तरह से कंसर्न है कि पाकिस्तान में डॉलर आना चाहिए, और चाहे वो फिर गल्फ हो या दीगर कंट्रीज़ हो, आप उम्मीद करते हैं EU वाला मामला भी हमारे हक में आए और इस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी और बेहतर हो सके। एब्सोल्युटली। तो चलें, चावल के मांस पे तो हमने जंग जीत ली है, तो दुआ करते हैं कि आगे क्रिकेट के मांस पे भी जंग जीत लें, क्योंकि जंग लगी हुई है। लेकिन अभी यहाँ पे ब्रेक लगी हुई है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। तो बात कर लेते हैं ज़रा मौसम की भी। बताया ये जा रहा है कि मगरबी हवाओं ने नए बारिश की नवीद सुना दी, नए बारिश के मौसम की नवीद सुना दी है। तो गुज़िश्ता रोज़ कराची में भी हमने देखा कि किसी इलाके में बूंदाबांदी हुई और कुछ इलाकों में हल्की तेज़ बारिश भी हुई, मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज रहा और सुबह से ही मौसम बड़ा अच्छा था कराची में। महकमा मौसमियात ने कल से 22 फरवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर पेशगोई की गई है कि बर्फबारी भी हो सकती है। और शहरों के दर्जा हरारत क्या हैं, मेजर सिटीज़ के हवाले से आपको बताते हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के साथ कम से कम दर्जा हरारत 20 और ज़्यादा 33 रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि उधर थोड़ा ऊपर चला जाए तो क्वेटा में बारिश का इम्कान है, कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 रहने का इम्कान है। एंड मूविंग टूवर्ड्स पंजाब, तो मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 13, ज़्यादा से ज़्यादा 28 कहा जा रहा है कि रहेगा। और लाहौर में बादलों के साथ कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने का। सो दैट्स लाइक ये जब गैप बढ़ता चला जाता है इसका मतलब ये होता है कि गर्मी की आमद है, यानी ज़्यादा 28 और कम से कम 2। और इसके बाद चले जाते हैं जी इस्लामाबाद की जानिब, तो यहाँ पर सर्द हवाओं के साथ कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि पेशावर में भी ओवरऑल पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि बादल रहेंगे और बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सो मिनिमम टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जबकि फैसलाबाद में और अगर हम बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 15 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा रहा है 28 होगा। इसके अलावा DI खान में कम से कम 11, ज़्यादा से ज़्यादा 23 होगा। उधर गवादर में कम से कम दर्जा हरारत 22, ज़्यादा से ज़्यादा 28 होगा। और मरी में गहरे बादलों के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और आज कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड ओवर वी मूव टू अपर एरियाज, मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 7, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि कालाम में चूँकि अभी बर्फ़ मौजूद है और मज़ीद बर्फ़बारी भी हो सकती है। हम देखते हैं कि आमतौर पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ फेब्रुअरी हो ही जाती है बहुत सारे इलाकों में बर्फ़बारी। सो -1 मिनिमम रहने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 रह सकता है। जबकि स्कर्दू जो है वो नुक्ता इंजमात तक जाएगा, मिनिमम इज़ गोइंग टू बी 0 एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 7 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तो ये तो थी जनाब वेदर रिपोर्ट के क्या हो सकता है आने वाले दिनों में ओवरऑल पाकिस्तान में बारिश के साथ क्या बर्फबारी भी ना हो। फैसल हमारे साथ बताइए कि कौन से मेहमान हैं जिनको आप इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हो। व्हाट यू
ऑल राइट, चलिए अब हम आपकी मुलाकात आज कराने जा रहे हैं एक ऐसी ख़ास मेहमान से जिन्होंने पाकिस्तान की पहचान एक ऐसे ख़ास मकाम पे बनाई है जहाँ पे 1 साल तो क्या 10 साल तो क्या पिछले कई सालों से कोई पाकिस्तानी नहीं पहुँच पाया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हानी ताहा के जिन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से एमए में डिग्री ली और वो पहली पाकिस्तानी खातून अदाकारा हैं। हानी ने पाकिस्तानी मीडिया में बतौर सहाफ़ी का काम का आगाज़ किया और फिर इंटरनेशनल मीडिया में बतौर सहाफ़ी काम किया। अमेरिका से वापस पाकिस्तान आने के बाद थिएटर की दुनिया में कदम रखा और अदाकारी के मैदान में ऐसे जौहर दिखाए कि उनके काम को मरहूम तलत हुसैन ने भी सराहा। थिएटर की दुनिया में काम के दौरान फिर तालीम के शौक़ ने तालिब इल्म बनाया और रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से वो फारिग तहसील हैं। तो हानी हमारे साथ ही आज मौजूद हैं और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि शी इज़ द ओनली पाकिस्तानी जिन्होंने अब तक वहाँ से किया है। तो देयर यू गो हानी, अस्सलाम वालेकुम। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या ही ज़बरदस्त अचीवमेंट की बात है। ज़िया मोइद्दीन साहब इससे पहले राडा से फारिग तहसील एंड देन यू। जी गालिबन रिकॉर्ड्स तो यही दिखा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम देखें कि और शायद कोई हो, लेकिन अब तक तो हमें कोई पता नहीं चला। ज़िया साहब गए थे आई थिंक 1962 में शायद उन्होंने ग्रेजुएट किया, उन्होंने बैचलर्स किया था। उसके बाद अब ये भी नहीं पता ज़िया साहब क्योंकि ब्रिटिश सब्जेक्ट भी थे तो वो डिड ही गो एज अ ब्रिटिश पर्सन, डिड ही गो एज अ पाकिस्तानी पर्सन, लेकिन खैर वो हमारा बहुत बड़ा असासा है। मेरे उस्ताद रहे हैं तो उनको हम बिल्कुल क्लेम करते हैं और उन्हीं की लेगेसी कह लें, जब उनकी वफ़ात हुई उन्हीं की मेमोरी में मैंने राडा अप्लाई किया। होपिंग, मुझे पता था होगा तो नहीं एडमिशन, लेकिन करने में क्या हर्ज है, ज़्यादा मना हो जाएगा लेकिन कोशिश तो करते हैं। तो वो कोशिश की, अल्लाह ने अब तक यहाँ तक इतना कामयाब कर दिया। सही। अच्छा मुझे एक तो यू लुक रियली गुड इन दिस रेड आउटफिट। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताएं कि वर यू ऑलवेज इनटू दिस, लाइक बिकॉज हमारे यहाँ तो ये होता है हाफ ऑफ आवर लाइफ वी डोंट नो लाइक कि हमें क्या करना है, बट देन देयर कम्स अ टाइम जहाँ पे आपको लगता है अच्छा मुझे सीख के करना है। सो व्हेन डिड इट कम टू यू? हमारे घर में हमेशा जो है ना, एक्चुअली आई डोंट कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे जिनका फ़नून लतीफ़ा से कोई भी वाबस्तगी हो। मेरी वालिदा सहाफ़ी थी तो आई थिंक उसी से मुझे था कि भाई मैं सहाफ़त करूँ। सो आई वाज अ जर्नलिस्ट एंड जब मैं लम्स गई, मैंने लम्स से जब ग्रेजुएट किया क्योंकि मुझे अलाउड नहीं था मुल्क से बाहर उस वक्त पढ़ना, तो फिर यहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया और मुझे बहुत इनसिक्योरिटी होती थी कि यार मैंने सीखा नहीं है काम और मुझे सीखना है काम। तो मैं पहले तो जर्नलिज्म में मैंने मास्टर्स किया, फिर मैं अमेरिका में अल जज़ीरा के लिए काम कर रही थी, फिर पाकिस्तान वापस आई BBC के लिए काम किया, शर्मीन उबैद चनॉय के लिए काम किया और लोगों के लिए काम किया, वाइस न्यूज़ के लिए। लेकिन जब मैं अमेरिका में थी ना, मुझे ये बहुत फील होता था कि मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है मीडिया में और न्यूज़ में और ख़ासकर पाकिस्तानियों की, वो मुझे बहुत चुभती थी। और हालांकि अल जज़ीरा आई वुड से वो 70% मुस्लिम्स, एंड फिर भी जिस तरीके से पाकिस्तानियों के बारे में बात की जाती थी या हमारी जो कवरेज होती थी, इट यूज़ टू बी वेरी डिस्टर्बिंग। और मैंने रियलाइज़ किया उस वक्त कुछ बहुत सारी फिल्में भी आईं, कमाला खान जिसकी अब सीरीज़ शर्मीन ने बनाई, उस ज़माने में मुझे पता था कि किसी एक पाकिस्तानी जो है ग्राफिक एक नावल बनी गई है और इस पे ये फिल्म बनाना चाह रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया था कि हॉलीवुड में द टाइड्स आर टर्निंग एंड आई वांटेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसलिए मैं पाकिस्तान वापस आई और उस वक्त मुझे ये भी समझ में आ गया था, 0 Dark 30 एक फिल्म आई थी कि अगर आपको मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की जेन्युइनली परसेप्शन चेंज करनी है, सो यू हैव टू डू इट थ्रू एंटरटेनमेंट। क्योंकि जो आपकी आवाम है वो एंटरटेनमेंट देखती है, ज़्यादातर वो मूवीज़ देखती है, TV देखती है, न्यूज़ जो है ना आप, और डॉक्यूमेंट्री जो मैं करती थी, एट सम लेवल यू ओनली प्रीचिंग टू द फायर। आप उन लोगों से बात करें जो वैसे ही बाशऊर हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं सहाफ़त कर रही थी तो एक थोड़ी लिमिटेशन आ गई थी उसमें, मेरे अल्टीमेट गोल में। तो इसलिए फिर मैंने जो है यहाँ पे वापस जब आई तो मुझे एक मूवी ऑफ़र हुई जो मैं करना नहीं चाह रही थी क्योंकि जो मेरे को एक्टर थे वो मुझे थोड़े प्रॉब्लमेटिक लगते थे और फिर उनके बारे में बहुत कुछ पता भी चला, तो मेरी छठी हिस्स ठीक थी। फिर मैं खालिद अहमद साहब के पास नापा गई कि सर मैं ना मूवी की छोड़ दें, आप मुझे एक छोटा रोल बेशक थिएटर में दे दें, मैं यहाँ से इब्तिदा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर स्टेज से मैंने काम करना शुरू किया। नापा में मैं जो है पहले तो मैं पढ़ रही नहीं थी, मैं आई वाज जस्ट परफॉर्मिंग एंड मुझे ऐसा लगा कि नापा में जो कम्युनिटी है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, दे वरंट टेकिंग मी सीरियसली एंड देन इफ दे आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली देन आई एम श्योर कि मुझे ऐसा था कि इंडस्ट्री भी मुझे सीरियसली नहीं लेगी। तो इसलिए मैंने सब जर्नलिज्म को छोड़ छाड़ के नौकरी फकरी सब छोड़ दी। आई वेंट इनटू द इंस्टीट्यूट एंड आई स्टडीड और फिर उस इंस्टीट्यूट में मुझे कुछ लगा चीज़ें लैकिंग थी तो आखिरी साल में मैंने छोड़ दिया। और फिर जब ज़िया साहब की डेथ हुई तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई
और मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली मुझसे कहा कि व्हाई डोंट यू अप्लाई इन ज़िया साहब्स मेमोरी टू राडा। एंड पहले तो मैं बड़ी नाराज़ हुई, मैंने कहा इस किस्म की जो है ना पुट्ठी बातें नहीं करते, जिसका पता है कि 200-500% जो है ना आप इसमें फेल होंगे, तो वैसे ही बंदा डिप्रेस है, आप उसको मज़ीद डिप्रेस कर रहे हैं। तो उसने कहा देखो यू नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ वर्क दैट यू वांट टू डू। टेलीविजन में मुझे वैसे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, मूवीज़ जो बड़ी आती थी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो बड़े स्टार्स को ले लिया जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर, मेरिट के ऊपर काम नहीं हो रहा था। तो मैंने आई वांटेड टू गिव अप एंड देन माय हस्बैंड सेड देखो तुम देख लो ना इससे। मैंने कहा ठीक है करके देख लो। मैंने कहा इससे समझ में आ जाएगा, ये एक लिटमस टेस्ट है कि बेटा आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आपने 1% के लिए अप्लाई किया, ये आपके लिए प्रूफ है। इससे बड़ा दुनिया, अल्लाह और यूनिवर्स, जो भी बड़ी आप नेचर जो भी द बिगेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड ने आपको समझा दिया है कि देखें आपने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है, आपको लोगों ने सराहा, यू पुट अप सम गुड परफॉर्मेंसेज इन थिएटर एंड टीवी, लोगों ने देखा जितना भी देखा, लेकिन यू डोंट हैव व्हाट इट टेक्स टू एक्चुअली मेक इट एंड इट्स ओके। फिर वो जो एक, और ये 5 महीने का ऑडिशन प्रोसेस था राडा का, एक के बाद एक। जब मैं तय करती गई, जब मेरा इंटरव्यू तक भी हुआ तो मुझे हुआ यार मुझे ये रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, बिकॉज आई डोंट थिंक आई विल गो फर्दर देन दिस। एंड माय मदर इन लॉ सेड नो, इट वाज अ फैंटास्टिक इंटरव्यू। मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, आई सॉ यू एंड इट्स गोइंग टू हैपन। और मैंने कहा आप तो हर चीज़ के लिए मुझे, यू नो, शी इज़ अ लवली वुमन एंड शी पुशेस मी फॉरवर्ड। तो मैंने कहा आप ऑब्वियसली यही कहेंगी कि होगा, पर नहीं भी हुआ, ऑफ कोर्स नहीं होगा, आई नो नहीं होगा, इतने सालों में कोई पाकिस्तानी नहीं गया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तक भी पहुँच के मेरे लिए काफी। But then you finally made it. अच्छा, अब इसमें आपने एक बहुत अहम बात की और वो ये कि जो परसुएशन पावर है इट कम्स थ्रू थिएटर एंड मूवीज़ एंड ऑल, और जिस तरीके की हमने, इनफैक्ट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द नेटफ्लिक्स सीरीज सर्वाइविंग ब्लैक हॉक डाउन यस्टरडे। पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार था, उसको उसमें से मिन्हा कर दिया गया, उसमें दिखाया नहीं गया। पड़ोस मुल्क में हम देख रहे हैं कि आजकल वो मुग़ल एम्पायर के हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं और वो अपने तमाम तर जो उनकी डायनेस्टी थी, जो उनकी उसको अब ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं एंड दे आर सबसाइडिंग द मुस्लिम रूल ओवर देयर। उनको बता रहे हैं कि ये ख़राब था और ये ठीक था, वल्लाह आलम। नाउ द थिंग इज़ कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में, क्योंकि आपने यहाँ का भी टेस्ट ले लिया, आपने बाहर का भी टेस्ट ले लिया, पाकिस्तान के थिएटर, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, टॉकिंग अबाउट द मूवी, इवन द ड्रामा, वो उस लेवल तक पहुंचे कि जहां हम परसुएट कर सके, हम अपना जो हमारा एक, आई वोंट से प्रोपेगेंडा, बट हमारा एक अपना पर्सपेक्टिव है दुनिया को लेके, हमारी चीज़ों लेके, हम, हाँ, हमारी कहानी, आवर साइड ऑफ स्टोरी, हम उसको रखने में कितना कामयाब हुए या हमारे स्ट्रक्चर में कितनी सकत है कि हम उसको रख के कामयाब हो सके। ये इतना कोई कॉम्प्लेक्स सवाल है, क्योंकि देखें एक तरफ बाय एंड लार्ज टेलीविज़न पे जो काम हो रहा है वो उस लेवल का नहीं है कि किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो जा सके या शोकेस किया जा सके, लेकिन फिर भी हमारी जो है ड्रामों की इतनी पॉपुलैरिटी है, पर्टिकुलरली हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे, और साल में कुछ 2-3 ड्रामे तो हम बहुत अच्छे बना ही लेते हैं। इस वक्त जैसे सैफ़ी हसन का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट गया जिसमें सहर खान थी, तन मन नीलो नील, यमुना का भी आ रहा है कर्ज़े जान। और यमुना एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि वो बेशक शी इज़ नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, और एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में, कोई ट्रेनिंग ही नहीं हासिल करता। इनफैक्ट जो लोग ट्रेनिंग हासिल करते हैं उनको तो वो आगे बढ़ने ही नहीं देते, उनसे कहते हैं नहीं बेटा तुम तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करो, जिसको कुछ नहीं आता, 2 लाइनें नहीं बोलनी आती, उसको कहते हैं आजा तू लीड पे, तुझे ले लेते हैं। लेकिन मैं यमुना से खुद ही ये पर्सनली भी कहा था, मैंने कहा आई थिंक शी हैज़ सिंगल हैंडेडली चेंज्ड द फेस ऑफ एंटरटेनमेंट and the quality that is being produced on Pakistani television। क्योंकि अगर यमुना और सजल अली जैसे एक्टर्स नहीं होते, सबा कमर, तो वैसी स्टोरीज आती ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे एक्टर थे ही नहीं यहाँ पे जो उस किस्म के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे कर सकें। और मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि ये लोग इस वक्त उरूज पे हैं और ये TRPs ला रहे हैं, वरना प्रोडक्शन हाउसेस का तो जो हाल है वो इनको एक फ़ौरन ही ड्रॉप कर देंगे। उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है किसी इंसान से, किसी के क्राफ्ट से। तो मुझे ये लगता है जैसे यमुना के आप जितने प्रोजेक्ट्स देखें दे आर एब्सोल्युटली स्टेलर, और वो जिस लेवल पर हैं तो एक उन्होंने मकाम बना लिया है, लेकिन टू गेट टू वेयर द वर्ल्ड इज़ एंड टू गेट टू वेयर इवन आवर नेबर इज़, आप देखें बॉलीवुड पूरा टॉपसी टर्वी हो गया है, क्योंकि अब जितने अदाकार आ रहे हैं वो वाकई में अदाकार हैं, उन्होंने ट्रेनिंग की है, उन्होंने अपनी कहानियां भी अब तब्दील कर ली है ना, उन्होंने अपनी कहानियां भी इसी तब्दील की, क्योंकि देखें एक पूरा थिएटर से एक पूरा ट्रूप आया, अनुराग कश्यप का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, गैंग्स ऑफ वासेपुर ने बनाया, उनमें
कोई भी स्टार नहीं था, मनोज बाजपेयी एंड देन उसके बाद उनके गांव की कहानी और आना शुरू हो गई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू, और बहुत बहुत आपको एक बार फिर मुबारक टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑन द लार्ज स्केल। चलें जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हुआ, चाहता आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।